चेयरमैन PHEC डॉक्टर फजल खालिद साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन जैसा एक काबिल इंसान, एक डिवोटेड इंसान इस इदारे में मौजूद है। और आप सब जो प्रिंसिपल्स हैं, आपका भी शुक्रिया कि आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है। इस सारे सेशन में मैं कुछ किताबें भी रिकमेंड करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सब जो सर्व कर रहे हैं एज प्रिंसिपल, आप वो किताबें ज़रूर पढ़िए। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि मेरी वो तमाम जो एडवाइसेस हैं, मशवरे हैं, उनको आप अगर कहीं लिख लें तो ये आपके काम आएंगे। ये मेरी कॉमन प्रैक्टिस में हैं चीज़ें, यानी किताबों से तो पढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इनको प्रैक्टिस किया है और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक मुझे इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा सर, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुनिया में आज सारी की सारी दुनिया जिस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही है, पढ़ रही है, पढ़ा रही है, और इस पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मेरी भी लाइब्रेरी में मोर देन 50 बुक्स जो हैं वो इस मौजू पे पड़ी हुई हैं, और उन 50 बुक्स में से 30 से ज़्यादा बुक्स एक ही राइटर की हैं, क्योंकि दुनिया में इस मौजू पे सबसे ज़्यादा काम एक ही राइटर ने किया है। और ये जो टॉपिक है वो लीडरशिप का है। और लीडरशिप को सबसे ज़्यादा कह लीजिए एलेबोरेट करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, इस पे लिखने वाला जो राइटर है, वो उस राइटर का नाम आप लिख लीजिएगा। उसका नाम जॉन सी मैक्सवेल है। जॉन सी मैक्सवेल का कमाल ये है कि ये एक बिलीवर है, इसका एक यकीन है खुदा पे, क्रिश्चियन है, लेकिन इसका जो लिटरेचर है वो इतना सहल है, इतना सिंपल अंदाज में है, लेकिन उसकी राइटिंग इतनी क्रिएटिव है और उसमें आइडियाज़ इतने नॉवल और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं कि पढ़ने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, अब वो कहता क्या है, यानी मैं उसकी इस थ्योरी को और आइडियोलॉजी को जोड़ूंगा आज के टॉपिक मोटिवेशन और इंस्पिरेशंस के टूल्स के साथ। जॉन सी मैक्सवेल कहता है कि दुनिया में 3 तरह के लीडर होते हैं, और पहली किस्म वो बताता है कि ये पैदाइशी लीडर होते हैं, ये पैदा ही लीडर होते हैं, बाय बर्थ लीडर होते हैं। और वो कहता है कि दुनिया के तमाम नबी, रसूल, पैगंबर बाय बर्थ लीडर होते हैं। अल्लाह ताला कुदरत उनको लीडरशिप की सलाहियत दे के भेजती है, रब की ज़ात, क्योंकि उन्होंने लीड करना होता है, उन्होंने मेंटोर बनना होता है, उन्होंने समाज को बदलना होता है, उन्होंने दुनिया पे असर डालना होता है। तो लीडरशिप की जो सलाहियत है जॉन सी मैक्सवेल के मुताबिक पैदाइशी कुछ लोगों में होती है, बड़े थोड़े लोग होते हैं। नंबर 2 उसने जो बताया, वो बताया कि कुछ जो लीडर हैं वो कह लीजिए हालात व वाक़यात से लीडर बनते हैं। यानी हालात, वाक़यात, ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बे, ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ तरह की नोयतें, मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस, क्राइसिस, उनको पॉलिश करते हैं और उनकी लीडरशिप सलाहियत जो है, स्किल्स जो हैं वो पॉलिश होती हैं और वो फिर इसको इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं। नंबर 3 पे वो कहता है लीडर तीसरी किस्म के वो हैं जो क्लासरूम में तैयार होते हैं, यानी वो ट्रेनिंग एंड कोचिंग के ज़रिए उनकी लीडरशिप जो है वो बिल्ड की जाती है। मैं आपको एक छोटी सी एक और प्रैक्टिस बताऊँ। आप में से कई लोगों ने अपने ज़माना जवानी में इंटरमीडिएट के बाद आर्मी का ISSP का टेस्ट दिया होगा। तो जो ISSP का टेस्ट है उसमें आपने एक साइकोलॉजी का टेस्ट भी दिया होगा, जब आप कोहाट या मलीर कैंट या किसी भी जगह पे गए होंगे जहाँ पर कंडक्ट किया जाता है ये टेस्ट। उस टेस्ट में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपकी कमांड और लीड करने की एबिलिटी को चेक किया जाता है। यानी उसमें एक IQ का मैटर तो है ही है, एक एटीट्यूड का मैटर तो है ही है, लेकिन ये ज़रूर देखा जाता है कि आप में कमांड करने की कुछ एबिलिटी है, आप में एक लीडर बनने की और लीड करने की एबिलिटी है। अच्छा, वो जो थोड़ी-सी एबिलिटी होती है, एबिलिटी को आप ऐसे समझ लें जैसे एनर्जी के, अगर किसी में 100 बिट्स हैं तो वो बाय बर्थ है लीडर, और अगर थोड़ी-सी भी एबिलिटी है, यानी वो कह लीजिए 30% है, 40% है, तो पता लग जाता है कि इसको अगर हम ISSB से क्लियर कर दें और इसको इसके बाद मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया जाए, तो वहाँ पर इस लीडरशिप एबिलिटी को, कमांड करने की एबिलिटी को, लीड करने की एबिलिटी को पॉलिश किया जा सकता है। और ये पॉलिश करके, यानी क्लासरूम के ज़रिए, सिचुएशंस के ज़रिए और कह लीजिए एक्टिविटीज़ के ज़रिए अगर हम ग्रूम करेंगे तो ग्रूमिंग के बाद हम इसे मौका दे सकेंगे कि ये लीडर बन के सर्व कर सके, क्योंकि अल्टीमेट जब आपने कमांड करना होता है तो आपकी एक टीम होती है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जो क्लासरूम में तैयार होते हैं, यानी कह लीजिए कि उनमें थोड़ी सी कोई लीडरशिप की एबिलिटी तो होती है,
लेकिन उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें मेंटोर मिल जाता है, उन्हें कोच मिल जाता है, और वो उस कोचिंग की वजह से, मेंटोरशिप की वजह से अपनी लीडरशिप की सलाहियत को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये मैं यहाँ पर आइडिया पार्क कर रहा हूँ, लेकिन ये क्यों मैंने आपको बताया और पढ़ाया, उसकी वजह ये है कि मेरे मुताबिक एक अच्छा प्रिंसिपल एक अच्छा लीडर होता है। यानी अगर प्रिंसिपल में लीडरशिप एबिलिटी नहीं है तो फिर क्या होगा, ये भी सुनिएगा जी। ये भी इसको मैंने पढ़ा और प्रैक्टिस किया, और इन टूल्स के जरिए मैंने कई जगह, कई एचआर के ग्रुप, हमारे जो बड़े कॉर्पोरेट के पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट करवाई, एक प्रॉपर टीएनएस किए इन्हीं थ्योरीज की बेस पे, जिनमें लीडरशिप एबिलिटी नहीं होती या उन्होंने पॉलिश नहीं की होती। यानी टीम होती है और वो लीडर नहीं होते, उन्हें लीडरशिप का टाइटल मिल जाता है लेकिन उनमें लीडरशिप की एबिलिटी नहीं होती, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक मैनेजर का रूप धार लेते हैं। यानी लीडर एक मैनेजर का रूप धारता है, हालांकि लीडर ऊपर होता है और मैनेजर उसके अंडर होना चाहिए, उसकी कमांड में होना चाहिए, पूरी टीम उसकी कमांड में होनी चाहिए। यानी लीडर की टीम के एक फर्द का नाम मैनेजर है। लेकिन अगर लीडर खुद कंपिटेंट नहीं है तो फिर याद रखिएगा वो लीडर जो है वो मैनेजर के रोल को अपना लेता है। ये एक बड़ा ही फितरती सा अमल है, और वो छोटे छोटे इश्यूज और प्रॉब्लम्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। आपने ये जो जुमला है, जो इशफाक साहब मरहूम का किसी कह लीजिए ड्रामा, गालिबन मन चले के सौदे का एक सीन, और उसमें एक डायलॉग है कि जिन्होंने मंजिलों पे पहुंचना होता है वो रास्ते के कुत्तों की परवाह नहीं करते। ये प्रॉपर वो डायलॉग है जो मैंने उस ड्रामा से लिया, और अगर आप मेरे साथ एक क्लास में होते जहां पर मैं प्रॉपर प्रेजेंट कर रहा होता तो मैं इस ड्रामे का सीन भी आपको दिखा देता। जिन्होंने मंजिलों पे पहुंचना होता है वो रास्ते के कुत्तों की परवाह नहीं करते। इससे मिलता जुलता जुमला मेरे उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब का बड़ा ही शानदार है कि बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। ये जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है, जिसकी सोच, जिसकी निगाह, जिसका विजन वो बुलंद होता है, याद रखिएगा वो छोटे मसलों में अपने आप को ज़ाया नहीं करता, अपनी एनर्जी को छोटे मसलों में ज़ाया नहीं करता, अपने आप को वहां नहीं लगाता जहां नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर लीडरशिप एबिलिटी नहीं है, आप में स्किल्स नहीं है, तो आप एक मैनेजर का रूप धार लेते हैं। अच्छा, देखा गया कि अगर मैनेजर की स्किल्स भी नहीं है, मैनेजरियल स्किल्स भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती हैं। एक अच्छे लीडर के पास अच्छे मैनेजर्स होते हैं। आप जब भी मुल्क की सियासत को, गवर्नमेंट्स को डिस्कस करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि लीडर बड़ा अच्छा है जी, लेकिन टीम अच्छी नहीं है। वो टीम अच्छी जो होती है वो अच्छे मैनेजर्स की टीम होती है, जो डिलीवर करते हैं, जिनके पास डिलीवर करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है। यानी सिर्फ एक ओहदे पे पहुंच जाना ये लीडरशिप नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लग रहा है कि ये एक स्किल है, जो ना हो तो लीडर भी लीडर नहीं होता बल्कि वो मैनेजर बन जाता है। इन्होंने देखा कि अगर वो उसमें मैनेजरियल स्किल्स भी ना हो, यानी आप इसको इस मिसाल से समझिएगा कि एक प्रिंसिपल की सीट पे एक लीडर आ गया, यानी वो प्रिंसिपल बन गया, लीडर की सीट पे आ चुका है प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल के पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, तो उसकी निशानी ये है कि वो मैनेजर वाले एटीट्यूड से और मैनेजर वाले माइंडसेट से चलेगा जो मैंने बता दिया। और अगर उसके पास मैनेजरियल स्किल्स भी नहीं है तो उसकी निशानी क्या है, अगली बात सुनिएगा बड़े ध्यान से, वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर सकता, वो इंस्पायर नहीं कर सकता, उसका माइंडसेट लीडर वाला नहीं है। वो डिक्टेट करेगा, ऑर्डर देगा, इवन अफेंड करेगा, इंस्पायर नहीं कर सकेगा, हर्ट करेगा, हांकेगा। याद रखिएगा, हांकना जो कि एक बड़ा ही कह लीजिए एक टिपिकल वर्ड है, गडरिया इसे इस्तेमाल करता है कि भेड़ों को हांकना पड़ता है। वो एक तारीख में जो 1400 साल पहले हमें हदीस रसूल मिलती है, और क्या खूबसूरत हदीस रसूल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स गडरिया है और उसके रेवड़ का हिसाब उससे लिया जाएगा। यानी आप इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हर शख्स एक लीडर है और उसकी टीम का हिसाब उसको देना है, जो जिम्मेदारियां उसको मिली हुई हैं। लीडर नहीं है तो मैनेजरियल रूप पे जाएगा, मैनेजर भी अच्छा नहीं है तो डिक्टेटर बनेगा। और आप ये देखिएगा कि जैसे ही वो अपने उस मकाम से, लीडरशिप वाले मकाम से नीचे जाना शुरू करता है तो उसके पास ओहदा होता है, ग्रेड 20, 21, 22 कुछ भी होगा, लेकिन उसकी एक सीट की वजह से रिस्पेक्ट होगी, उसकी पर्सनैलिटी, उसके रिजल्ट्स, उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। यानी जैसे वो सीट से हटता है तो सिफर हो जाता है, और जो सीट से हट के भी रहता है, याद रखिएगा वो एक ट्रू लीडर है। लीडर की डेफिनेशन ये है कि उसे ओहदे मकाम से आजाद भी किया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, माइनस छीन लिया जाए,
वो फिर भी बहुत बड़ा इंसान रहता है। यानी आपके 74 साल की तारीख निकाल लीजिए, आप कितने प्रेसिडेंट, कितने प्राइम मिनिस्टर्स, कितने लोग आए होंगे, लेकिन जिना की रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ होगा, कमी नहीं हुई होगी। लाख कंपेन चल जाए, लाख खिलाफ बातें हो जाए, आप अपने नोट पे तस्वीर प्रिंट करेंगे तो जिना की तस्वीर प्रिंट करेंगे। आप बाबा कौम किसी को कहेंगे तो जिना को कहेंगे। आपको जनाए सानी नहीं मिलेगा। आपको सेकंड कोई ऐसा पर्सन, ऐसा मुमकिन है खुद से कहा जाए, दो चार लोग कह दे, लेकिन पूरी कौम जिस पे मुत्तफिक हो जाए कि ये क्या है, ये हमारा लीडर है, वो क्या है, जिना है। जिना क्यों है? जिना में लीडरशिप एबिलिटीज थी। अगर आप जिना की लाइफ को पढ़ें, माई फर्स्ट रिकमेंडेशन इज द बुक नेम इज द कायद आजम, रिटन बाय ज़िया शाहिद साहब। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। मैंने आज से 15 साल पहले इस किताब को पढ़ा, और ये कॉफी टेबल बुक है। शायद आपको कह लीजिए कि एक आम किताबों की तरह ना मिले, इंटीक किताब है। शायद दोबारा भी प्रिंट हुई कि नहीं हुई, लेकिन मेरे पास बड़ी एक अच्छी हालत में आर्ट पेपर पे प्रिंट हुई हुई पिक्चर्स के साथ, मोर देन कोई कह लीजिए कि हंड्रेड्स में उसमें वाकयात हैं जिना की लाइफ के। और जिना की लाइफ को जब मैंने पहले पढ़ा और लीडरशिप की थ्योरी जॉन सी मैक्सवेल्स की पढ़ी, तो मुझे पता लगा कि जिना की जो ज़ात थी वो उस पर लीडरशिप ख़त्म थी। ही वॉज अ ब्लेस्ड पर्सन, बाय बर्थ लीडर था। उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी क्लैरिटी, उसका टीम को साथ लेके चलना, और बिलखसूस ये उसका जुमला जिससे पता लगता है वो कितना बड़ा लीडर था, वो ये आखिरी अयाम में जुमला कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं और मुझे पता है कि मैंने इन खोटे सिक्कों को कैसे चलाना है। ये जिना का कमाल था। याद रखिएगा, लीडर की एक बड़ी खूबी खोटे सिक्कों को भी साथ चलाना है। ये जो हम सब प्रिंसिपल्स गिला शिकवा शिकायत करते हैं कि जी ये आज के जो लेक्चरार्स हैं वो ठीक नहीं है, आज के असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक नहीं है, आज ये जो नई पौध आई है सोशल मीडिया में घुसी रहती है, सर उसकी एक बड़ी वजह ये होती है, ये सारे चैलेंज ये आज के ज़माने के चैलेंज है। जब सर आप लेक्चरार थे तब के भी कुछ चैलेंज थे, आने वाले कुछ सालों में नए चैलेंज होंगे। चैलेंज हर ज़माने में रहते हैं, मसाइल हर ज़माने में रहते हैं, प्रॉब्लम्स हर ज़माने में रहती हैं। आपका कमाल ये होता है कि आप किस तरह से इन सारे मसाइल का सामना करते हैं और अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। दी फर्स्ट क्वालिटी फॉर लीडर इज, लीडर टीम बिल्ड करता है। लीडर हाँकता नहीं है, लीडर टॉन्ट नहीं करता, तंज नहीं करता, गुस्सा नहीं करता। उसके गुस्से में भी कोई छुपा हुआ मानी होता है, उसके गुस्से में भी कुछ सिखाना मकसूद होता है, उसके कह लीजिए थोड़ा सा मूड ऑफ होने में भी कोई लर्निंग और टीचिंग और कोचिंग होती है। तो लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी वो टीम बिल्ड करना है। यानी अगर आप ये कह लीजिए जिसकी टीम है वो लीडर है, तो ये गलत नहीं होगा, और जो लीडर है उसकी टीम है। ये एक ऐसा एक प्रोसेस है। और किसी भी बड़े ग्रुप में, मैं ग्रुप की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अल्लाह की करम और फजल से पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों में बड़ा सर्व किया। एज ट्रेनर मुझे पढ़ाने का मौका ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोगों को मिला है। सिविल सर्विसेज, फौज, गाहे बगाहे मुझे पढ़ाना पड़ता है। 2 दिन पहले ही मैं काकूल से आया हूँ, मेरे कुछ सेशंस थे। 2 दिन बाद मैंने रिसालपुर एकेडमी चले जाना है। जुडिशल एकेडमी से लेके सिविल सर्विस एकेडमी, नेस्पाक, नेस्कॉम, प्यास, साइंटिस्ट, बेशुमार इदारों में, और बिलखसूस मेरे लिए एजाज के हायर एजुकेशन कमीशन भी गाये बगाए मुझे बुलाता रहता है। तो जहां पर मुझे थोड़ा सा वक्त ज्यादा गुजारने का मौका मिला है, वहां मैंने देखा है कि जहां लीडर है वहां टीम है, और जहां लीडर नहीं है वहां पर मसाइल हैं। लीडर का कमाल ये है, पहली उसकी खूबी मैंने बता दी, वो टीम बनाता है। अब वो टीम किससे बनाता है? इन टीम बनाना तो एक रिजल्ट है, उसके पीछे टूल्स के हैं। ये आज का टॉपिक है हमारा। टूल्स में नंबर 1 टूल याद रखिएगा, लीडर के पास मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होती है। उसके अंदर मोटिवेट करने की एबिलिटी होती है। यानी वो कह लीजिए उसके मिजाज में मोटिवेशन पाई जाती है और मोटिवेट करना पाया जाता है उसके मिजाज में। उसको चंद जुमलों से बकअप करना आता है, उसको शाबाशी देनी आती है, उसको एक्नॉलेज करना आता है, उसको अपनी टीम को साथ लेके चलाना आता है। जो सबसे बड़ी एबिलिटी है वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है। दूसरी बड़ी एबिलिटी, ये जितनी रिटन किताबें हैं सब में लीडरशिप की डेफिनेशन लिखी हुई है कि लीडर वो है जो रास्ता जानता भी है और रास्ते पे चलाना भी जानता है। यानी दोनों चीजें, रास्ता जानना, मंजिल का पता होना, मंजिल का तयन होना काफी नहीं है, अपनी टीम को इस तरह से साथ लेके चलना कि वो कन्विंस्ड हो। अब वो कन्विंस्ड कैसे हो, इस पे अगेन हमारे मुर्शिद जलालुद्दीन रूमी की किताब मसनवी रूमी में एक बड़ा खूबसूरत वाकया मिलता है। रूमी लिखते हैं कि मैंने किसी शख्स को देखा जिसके पीछे एक बकरी का बच्चा पीछे पीछे चल रहा था, और बड़े ही कह लीजिए खामोशी के साथ, अदब के साथ उसको फॉलो कर रहा था। तो मैंने उस शख्स को रोक लिया और कहा
कि इस बकरी के बच्चे को, जो कि अब बलोगत की तरफ बढ़ रहा है तो ये बकरी का बच्चा, इसके गले में रस्सी डालो, ये बहकने वाला जानवर है, तुम आगे आगे चल रहे हो, पीछे चल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो ये घास ये चरते चरते इधर उधर हो जाए, बहक जाए या भेड़िया इसे खा जाए। तो उस गडरिये ने, उस बकरी के बच्चे को साथ लेकर चलने वाले ने कहा कि रस्सी तो मैंने बांधी हुई है। उसने कहा कौन सी रस्सी है, मुझे तो नहीं दिख रही, इसके गले में कोई पटा नहीं है ऐसा। उसने कहा तुम्हें नहीं दिखेगी, क्योंकि मोहब्बत की रस्सी आंख से नहीं दिख सकती, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता। तो वो रस्सी जो थी वो मोहब्बत की रस्सी थी। उसने कहा ये कैसे बांधी? उसने कहा ये बिल्कुल पैदा हुआ था, मैं अपने हाथ पे दाना डाल के इसे चोक दिया करता था, इसे खिलाता था, इसको मैंने अपने साथ मानूस किया, इसको मैंने अपने साथ बिठाया, इसके साथ वक्त गुजारा, आज मैं आगे आगे चलता हूं, ये मेरे पीछे पीछे चलता है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज जो है सर वो लव एंड रिस्पेक्ट है। सर लीडर वो है जो अपनी टीम को इज्जत देता है, जो एक चाय बनाने वाले को भी अहम समझता है, जो एक स्वीपर को भी अहम समझता है, जो अपनी पूरी टीम को ऑन करता है, ये मेरी टीम है। आप सर कॉलेज में हैं, साहिवाल के कॉलेज में हैं या सियालकोट के कॉलेज में हैं, खुदारा आपके कॉलेज में एक एक बंदा बड़ा अहम है। लीडर ये मानता है ये सफाई करने वाले ना होंगे तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये अपनी आंख खोलिए सर, अवेकनिंग। एक बड़ा इंसान इंसानों की कदर करता है, और वो कदर जो है वो साथ मिलाने से होती है, वो मोहब्बत करने से होती है, वो शेयरिंग से होती है। मेरे एक उस्ताद हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनका ताल्लुक जेहलम से है, आप शायद उनसे वाकिफ हो, उनका नाम इरफानुल हक है। शायद पीटीवी पे उनका प्रोग्राम देखा हो या वीडियोस में सुना हो, कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरी भी उनके साथ है। बड़े नेक इंसान है, मैं तो उन्हें एक वली अल्लाह समझता हूँ, बड़ा मुखलस और इखलास से भरा हुआ इंसान उनको मैंने देखा है, और बड़े अच्छे गाइड और मेंटोर हैं। ये भी मेरी गुड लक है, मुझे अच्छे मेंटोर्स और गाइड्स मिलते रहे। एक दफ़ा मैं उनके पास बैठा हुआ, कहते हैं खाने का टाइम हो गया, खाना खाते हैं। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आपकी मेहरबानी, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात हो। कहते यार मेरा एक दोस्त भी है जिसके साथ मैं खाना खाता हूँ, तो अगर तुम बुरा ना मनाओ तो उसको भी बुला ले। तो मैंने कहा जी आप बड़े मोहतरम हैं, आप ये अब ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये जोहर का टाइम है और नमाज के बाद का वक्त है, और उसके बाद उनको जो मुलाकाती है वहाँ पर, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है टोकन का जिसके तहत लोग मिलते हैं, तो उस दिन का जो मुलाकाती था वो 225 था। और मैं क्योंकि सुबह से आया हुआ था तो मैं उन्हें ज्वाइन कर चुका था, कुछ रिकॉर्डिंग करके गप लगा के वक्त गुजारा था, और लंच का टाइम आ चुका था। तो मैंने कहा जी वो दोस्त है, बुला लें। उन्होंने बेल दी और कहा कि यार वो जो खाकरोब है, जो पूरे डेरे की, जो कह लीजिए सारे जहाँ पर वो बैठते हैं बिलाल टाउन जेलम में, कुछ सफाई सुथराई करता है, उसको बुला लो। तो मैंने कहा शायद फिर दोबारा सफाई होने लगी है, और साथ ही कहा खाना भी भेज दो। मैं बड़ा हैरान हुआ, खाना 3 बंदों का लग गया, एक मैं, एक हमारे बाबा जी इरफानुल हक साहब, तो तीसरा बंदा वो खाकरोब था, क्रिश्चियन खाकरोब। उन्होंने कहा यार कभी कभी मेरा दिल करता है मोहब्बत से, मैं को बुर्कियां बना के इसके मुंह में भी डालता हूँ, इसको भी साथ मिलाता हूँ। यकीन कीजिए मेरी आंखों में नमी आ गई जब हम खाना खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये दिस इज अ ट्रू लीडरशिप। जब आप अब बाइस्ड नहीं है, आप में नफरत नहीं है, आप सरापा मोहब्बत है। सर आप, वो रूमी का कितना बड़ा जुमला है, अगर तुम्हारे इल्म अकल नजरियात ने तुम्हें मोहब्बत करना नहीं सिखाया तो जाहिल तुमसे बेहतर है। सर अगर हम ग्रेड 20-22 पे भी चले जाएं, इल्म की इंतहा 2 PhD हमने की हो, किताबें हमने पढ़ी हो, दुनिया हमने देखी हो, 20-25-30 साल की सर्विस हमारी हो, और हमें अदब और मोहब्बत करना नहीं आता, किसी को अटेंड करना नहीं आता, रिगार्ड देना नहीं आता, रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तो सर फिर हम तो जाहिल हैं। और लीडरशिप, कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान, रिकॉर्डेड हिस्ट्री 10,000 साल की उठा के देखिए, माइकल हार्ट अपनी बुक दी 100, ये मेरी आज की सेकंड रिकमेंडेशन है, दी 100 बुक 1979 में पब्लिश हुई। दुनिया के मौसर तरीन 100 लोगों के बारे में जब वो लिखने पे आता है, वो कहता है कि मैंने इस पूरी दुनिया में रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, लाइव्स को पढ़ के देखा, मौसर तरीन इंसान अगर देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्राम। नॉन मुस्लिम लिख रहा है। हजूरे वाला जब मैंने ये पढ़ा, मैं आपको इस वुज़ू की हालत में होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ,
मैं तादेर बैठ के रोता रहा कि ये मकाम इंस्पिरेशन का, मोटिवेट करने का, दूसरों को मोहब्बत करने का, मस्कीनों गरीबों को गले लगाने का, एक ना समझ, कम अकल, मेंटली एक अनहेल्दी बुढ़िया, उसकी बातचीत सुनने का, बोझ वालों का बोझ उठाने का, मस्कीनों का बाजू बनने का, मुश्किल वालों की मुश्किल आसान करने का। दुनिया का बेस्ट लीडरशिप का मॉडल तो सीरत में पड़ा हुआ है। हम पढ़ते नहीं है, हम रोज जपते हैं कलमे को, 5 नमाजें पूरी करते हैं, हाथ जुमरे कर आते हैं, और बुल्ले शाह के बकौल अंदर की जो पलीती है वो खत्म ही नहीं करते। हम इतने बाइस्ड हैं कि हम दूसरे को तो इंसान नहीं समझते। एक ग्रेड का फर्क होता है, उसको इंसान नहीं समझते, उसको दिल में हमारे को रिस्पेक्ट नहीं होती। खाना खिलाना तो बड़ी दूर की बात है, तो जुल्ला पहनाना तो बड़ी दूर की बात है। हमारा तकब्बुर, हमारी ईगो, वो हमें लीडर ही नहीं बनने देती। याद रखिएगा, दुनिया का लीडर, बेहतरीन लीडर ईगो वाला नहीं होता। वो तो प्रैक्टिस देके जाता है। 1400 साल से हम जो कर रहे हैं 5 नमाजों की, और नमाज है क्या? नमाज बंदगी का इजहार तो है ही, लेकिन नमाज साइन है ईगो खत्म करने का। हाथ बांधने वाले की क्या ईगो होगी? हाथ ऐसे खड़े करने वाले की, अल्लाह अकबर कहने वाले की क्या ईगो होगी? रुकू में जाने वाले की क्या ईगो होगी? सर सजदे में रख देने वाले की क्या ईगो होगी? आप जरा सोचिए। यानी दीन तो आपको ईगो खत्म करना सिखाता है, दीन तो आपकी लीडरशिप की एबिलिटी को बढ़ाता है कि लीडर जो है वो पत्थर बांध के खंदक खोदता है। यानी ये सेकंड क्वालिटी है। इंस्पायर करने के लिए जरूरी है टीम का हिस्सा बने। सर वो प्रिंसिपल जो कभी हफ्ते में 2 क्लासें खुद नहीं पढ़ाता, जो अपने कॉलेज के बच्चों से आगाह ही नहीं है, जो इतना दूर है जितना सियालकोट से, सरगोदा से केटू दूर है, सर वो काहे का प्रिंसिपल है? वो काहे का लीडर है? तो लीडर अपनी टीम का हिस्सा बनता है। वो क्लासों में बैठता है सीखने के लिए, क्रिटिक करने के लिए नहीं। वो अपनी टीम का कोच बनता है, वो सीने से लगाता है, वो उनसे मोहब्बत करता है जिनसे मोहब्बत नहीं करनी, उनको माफ करता है। मैं सर अभी आपको कहता हूं, लीडर बनने के लिए अपने खोटे सिक्कों के साथ मोहब्बत करें, कम अकल के साथ मोहब्बत करें, जो कैपेबल नहीं है उसको सिखाएं, उसको सिखाएं, वो कोच करें। मत भूलें, आज से चंद सालों बाद हमने सिर्फ एक याद होना है, किसी ठंडी मिट्टी की कब्र पे एक तख्ती लगी होनी है, साहब का प्रिंसिपल साहब दुनिया से कभी चले गए थे, ये उनकी कब्र है, MA BA LLB जो भी लिखा होना है, और सिर्फ एक याद होनी है, तो यार ये वो इंसान था, मेरे में 100 खामियां थी, इसने मुझे सिखाया, मेरे में 100 खामियां थी, इसने मेरे से मोहब्बत की, मुझे टॉन्ट नहीं किया, मुझ पे तंज नहीं किया, मुझसे नफरत नहीं की, मेरी ACR खराब नहीं की, बल्कि मुझे साथ मिला के कोच करके मोहब्बत से लेकर चला। तो सर शेर की आंख तो बाद में आती है, पहले तो सोने का नवाला भी होना चाहिए। पहले मोहब्बत करें फिर सख्ती करें। सर अपना बना के खींचा जाए, पूछा जाए, आंसरेबल किया जाए तो अच्छा है। पराया करके सख्ती की तो क्या की, वो तो मैनेजर हो गया आप, डिक्टेटर हो गया आप। तो लीडरशिप में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईगो खत्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आप देखिए कि अगर आप ईगो वाले हैं तो आप तो अपने टेबल से नहीं उठेंगे, आप प्रिंसिपल ऑफिस से नहीं उठेंगे, क्या डिलीवर करेंगे? सर ये वाहिद प्रोफेशन है हमारा। मेरे सामने इस वक्त 55 प्रिंसिपल्स मौजूद है। सर इनकलाब ला सकते हैं। आपका इनकलाब आपके कॉलेज की हदूद से शुरू होता है, आपका इनकलाब आपके रवैये से शुरू होता है, आपका इनकलाब कभी आप अपने दरवाजे खोल दीजिए। मैं नाम नहीं लेता, हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस कहीं ऐसे हैं जिनके प्रिंसिपल्स या कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनके वाइस चांसलर्स मेरे दोस्त हैं। बड़ी मोहब्बत से बात मैं कह रहा हूँ, बीइंग एक एडवाइजर, एक अच्छा दोस्त, एक छोटे भाई के नाते मैंने कईयों को एडवाइस किया, अपने दरवाजे खोलें सर, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैकल्टी के लिए। उन्हें कहें जी आए बताएं, एक दिन मैंने रखा हुआ प्रॉब्लम्स क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं आप में बैठना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मिल के बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी कैंटीन पे आपके साथ बैठ के चाय पीना चाहता हूँ। पहले अपनी टीम का हिस्सा तो बने सर। दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। कभी उनमें बैठ के आप कोई, अब तो वो जमाना खत्म हो गया, कभी शेक्सपियर के ड्रामा स्टेज पे प्ले होते थे, प्ले करके दिखाए जाते थे। कभी कोई मॉडर्न डॉक्यूमेंट्री उनके साथ मल्टीमीडिया पे लगा के देखें, कभी को खुद किताब पढ़ें और वो किताबों के कुछ सेट मंगा के लाइब्रेरी में रखें, कहें मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़िए। सर याद रखिएगा, लीडर को फॉलो किया जाता है, उसको फॉलो करवाना नहीं पड़ता, उसको हाँकना नहीं पड़ता,
उसको डंडा दिखाना नहीं पड़ता, उसको फायर नहीं करना पड़ता, उसको टर्मिनेट नहीं करना पड़ता। वो बड़ी बात की बातें हैं। पहली चीज वो इंस्पायर करता है, वो साथ मिलाता है, वो जोड़ता है। वो मुंह से निकालता है कि जी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़नी चाहिए, लोग लिख लेते हैं। वो कहता है दी 100 माइकल हार्ट की पढ़नी चाहिए, लोग लिख लेते हैं। वो कोई मॉडर्न किताब का तज़किरा करता है, मॉडर्न मूवी का तज़किरा करता है, लोग लिख लेते हैं, कोई लीडर है, वो फॉलो की जाती है उसकी बात। लेकिन हम इंस्पायर किए बगैर, और इंस्पिरेशन के लिए तीसरी चीज याद रखिएगा, कैरेक्टर। सर इफ यू आर ट्रांसपेरेंट, आप एथिकली ठीक हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपकी वैल्यूज हैं, आप फॉलो करते हैं, आपकी टीम को आपकी कमजोरियां नहीं पता, उनको पता है ये कैरेक्टरफुल इंसान है, एक जबरदस्त इंसान है, ईमानदार इंसान है, ये जो कर सकता है कर देता है, ये झुकता नहीं है, बिकता नहीं है। सर हम पूरे सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, हम कम अज कम जो कर सकते हैं वो तो करें। हम पूरे पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते। सर हम कॉलेज की तारीख में जो पीछे तख्ती लिखी हुई है, जहां पर कितने आपके नाम लिखे हुए हैं साबका प्रिंसिपल्स के, और शुरू के कितने नाम अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, चंद सालों बाद आपका नाम यहां पर एक्स प्रिंसिपल के तौर पे लिखा होना है, किस याद से हम होंगे? सर डिस्कस हो, हमारा तज़किरा हो कि यहां से कोई गुजरा था। वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला के दरिया जहां से गुजरे निशान छोड़ता है। सर प्रिंसिपल साहब वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे कुछ साल और फिर चले गए, वो किसी तरह किसी तज़किरे में मौजूद ही नहीं है, उनकी याद नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके नकूश नहीं है, उनका हवाला नहीं दिया जाता, उनकी मिसाल नहीं दी जाती। तो सर अल्लाह ने कहां से आपको उठाया, किसी गांव से उठाया, हालात पैदा किए पढ़ने के, असबाब पैदा किए पढ़ने के, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दिखा दी, अल्लाह ने मौका दिया, वहां जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। सर ये आज प्रिंसिपल बनना किसी वक्त का ख्वाब था, किसी वक्त में एक शायद नामुमकिन ख्वाब था कि यहां पहुंचना है, आज अल्लाह ने मौका दे दिया और आप वहां पहुंच गए। सर वहां पहुंच के भी डिलीवर ना कर सकें, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? तो सर ऑन इट, ये आपका कॉलेज है, ये हालात खराब हैं, ये आज की यंगस्टर्स जो हमारे जो अल्फा जनरेशन, जी जनरेशन आप देख रहे हैं, मुश्किल जनरेशन है, फेस करना पड़ेगा। इन्हीं के साथ हमने चलना है, इन्हीं को हमने लेकर चलना है। तो अपने विजडम को, अपने लाइफ विजडम को शेयर कीजिए, आप इनको ऑडिटोरियम में बिठाइए, इनसे बातचीत कीजिए, इनके क्वेश्चंस लीजिए, इनकी प्रॉब्लम सुनिए, इंगेज करके देखिए। सर विद इन द रिसोर्सेज बेस्ट परफॉर्म करना एक्सीलेंस कहलाता है। आइडियल हालात तो दुनिया में कभी भी नहीं होते सर। अगर आइडियल हालात ही होते तो अल्लाह अपने रसूलों को देता, अपने नबियों को देता, पैगंबरों को देता, लेकिन नहीं दिए। ताइफ की वादियां दी, शेब अबी तालिब की घाटी दी, मुश्किलात दी, रास्ते में कंकर पत्थर कांटे पड़े हुए थे, क्रिटिसिज्म की इंतहा, डिप्लोमेसीज, वॉर स्ट्रेटजी सारी की सारी देख लीजिए। मिनिमम रिसोर्सेज, पहला गजवा आ रहा है, मिनिमम रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके मेरा रसूल जाए नमाज बिछा के अल्लाह के सामने दुआ करने लग पड़ता है, या बारी ताला ये ना रहे तो तेरा नाम भी नहीं रहेगा, मेहरबानी फरमा। सर विद इन दी रिसोर्सेज जो आप कर सकते हैं दी बेस्ट कीजिए, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सर अल्लाह अपनी मदद खुद भेजता है। इसी कॉलेज को बदलने की कोशिश कीजिए, आप इंस्पिरेशन बनिए। सर इंस्पिरेशन लेक्चर नहीं होता, दी फोर्थ पॉइंट इज इंस्पिरेशन एटीट्यूड होता है। ये रवैये में इंस्पिरेशन हो तो इंस्पिरेशन होती है, बातें कोई इंस्पिरेशन नहीं होती, करके दिखाना होता है। ये मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे शायद ये कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मेरे कबीले के लोग हैं, आप मेरे प्रोफेशन के लोग हैं, तो ये मैं दिल की बातें आपके साथ कर रहा हूं, और मुझे पता है मैं बड़ी इमोशनल होकर सारी बातें कर रहा हूं। पर्सनली अल्लाह तो गवाह है, लेकिन इदारे भी गवाह है। मैं सर किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से किसी जगह से चार्ज नहीं करता, नेवर चार्ज। ये HEC हो, फौज हो, अपना पेट्रोल जला के, 2 दिन पहले मैं वापस आ रहा था, मेरी फैमिली मुझे कह रही थी अपना पेट्रोल, अपना खाना, अपना, सिर्फ एक वहां पर स्टे क्योंकि करना पड़ता है। काकुल इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एक ऐसी जगह जो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको देती है। अगेन आई हैव टू मूव टू रिसालपुर, परसों मैंने मूव करना है। अपना व्हीकल, अपना ड्राइवर, अपना सफर है, अपने पल्ले से है, क्यों है? सर अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो तौफीक का मतलब क्या होता है? मुश्किल हो लेकिन खुशी खुशी गुजर जाए आप। अल्लाह ने तौफीक आपको दी है प्रिंसिपल बनने की। सर रिवार्ड सिर्फ तनख्वाह नहीं होता, रिवार्ड सिर्फ ग्रेड और पावर नहीं होती, रिवार्ड वो सुकून कल्ब होता है जो आप अपने काम के जरिए कमाते हैं। आई रिक्वेस्ट यू,
इंस्पिरेशन बने, इंस्पिरेशन ढूंढना तो चाहिए हमें, किताबों से ढूंढने, सीरत से ढूंढने, अपनी जिंदगी में काबिल लोगों को एडमिट करें, माने, उम्र में छोटे हो माने, एडमिट करें आपसे ज्यादा काबिल बंदा है। सर जो किसी से इंस्पायर ही नहीं है, इसका मतलब उसकी ईगो इतनी हाई है, जो किसी को एडमिट ही नहीं करता। आंखों पे पर्दा है। चाम चट वंगू अन्ना आप होयो, मियां हिदायत बख्श साहब का शेर है, चाम चट वंगू अन्ना आप होयो, आफताब का कोई कसूर नहीं, तो सूरज क्या का कसूर अगर आंख मेरी देखने वाली नहीं है। चश्मे बीना अनायत होती है, चश्मे बीना से नजारे नजर आते हैं, आंख नजारा ना देख सके तो नजारे का क्या कसूर। हुजूरे वाला अपनी जिंदगी में दिल के दरवाजे खुले करें, ये दिल के दरवाजे खुले हों तो इंस्पिरेशंस आती हैं, और बंदे के पास इंस्पिरेशंस हों। आज मैं यहां बैठ के आप सबसे बातचीत करते हुए क्रेडिट दूंगा उन इंस्पिरेशंस को जिनसे कुछ से मैं मिला, उससे मैं मिल नहीं सका। अल्लाह गरीक रहमत करे, इशफाक साहब से मुलाकात हुई, इंस्पिरेशन है मेरी बहुत बड़ी, लंगर खिलाने वाला बाबा। अच्छी बात करना आसान है, टुक्कर में शामिल करना मेरी दूसरी इंस्पिरेशन में नहीं मिल सका। वासिफ अली वासिफ साहब, किताबें पढ़ी, इश्क हो गया उनके कंटेंट से, उनकी बातचीत से, उनके मिलने वालों को मिला, मोहब्बत होगी मुझे। तो क्या कमाल अंग्रेजी के टीचर थे, क्या कमाल उस्ताद थे, और पढ़ाई अंग्रेजी और दरवेशी पाली साथ, अपने अंदर को पकाया। आज 30 साल जाने के बाद भी तस्करे हैं, कहीं जिंदा उस्ताद है। हर हफ्ते मेरी एक मुलाकात सरफराज शाह साहब से होती है, रियली इंस्पायर। इरफानुल हक साहब से हर महीने बाद होती है, रियली इंस्पायर। गोजर खान के प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब की तस्बीह आज तक मैं पढ़ता हूँ, रियली इंस्पायर। वो सर अपने से बेहतर इल्म वाला ढूंढे, किसी को एडमिट करने से क्या किसी ने शानदार बात की है तो वो सूफीज्म के लिटरेचर में, लेकिन बड़ी खालिस बात है। बात यह है कि आपकी ईगो उसी दिन हर्ट हो जाती है जब आप एडमिट करते हैं कि कोई और इल्म वाला भी है। जब आपकी पीएचडी, आपका ग्रेड, आपका इल्म, आपकी 4 किताबें आप मानने को ही तैयार नहीं है कोई और इल्म वाला है, तो फिर आप भी इल्म वाले नहीं है। इल्म ला इल्मी के एहसास का नाम है, इस बात का नाम है कि मुझे अभी बड़ा कुछ नहीं पता। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे मुताबिक लेक्चर बहुत लंबा नहीं होता। लेक्चर अच्छा वही होता है जो छोटा हो, इफेक्ट डाले, इंस्पायर करे और हम आगे निकल जाए, सोचने पे मजबूर कर दे। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी, सर याद रखिएगा, लीडर जो है वो, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अहम चीज कुर्बानी देना है। लीडर ईट लास्ट, ये बुक का नाम लिख लीजिएगा, इट्स बाय साइमन सिनिक। दिस इज द लास्ट बुक आई एम रिकमेंडिंग यू, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, मॉडर्न बुक, चंद साल पहले आई साइमन सिनिक की लीडरशिप पे, उसका भी बड़ा अच्छा लिटरेचर है, लीडर ईट लास्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। वो कहता है लीडर कुर्बानी देता है। लीडर एसी वाले कमरे में नहीं बैठा रहता, वो खुद कुर्बानी देता है, सेक्रीफाइस करता है, वो टीम को साथ चलाता है, वो हर मुमकिन कुर्बानी देता है, और वो कुर्बानियां इंस्पिरेशन बनती हैं। जब आपका तज़किरा हो तो ख्याल आए कि यार ये कुर्बानी देने वाला शख्स है, ये सेक्रीफाइस करता है। आखिरकार मैं आपको बता दूं एक बात, ये जिंदगी जब खत्म होती है ना, उस वक्त सबसे बड़ा जो डायलेमा है वो चीजें साथ ले जाने, पता लगता है बेबसी है। सारी जिंदगी लगा के जो कनाल का घर बनाया और एक करोला गाड़ी खरीदी, सर कब्र में जा नहीं सकती। उस वक्त पता लगता है कि हम तो गलत कमेटी डाल के बैठे हुए थे। सबसे बड़ी उस वक्त की कमाई जो है वो है आपने कंट्रीब्यूट किया हो। जितनी किताबें लिटरेचर मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि मरते वक्त आखिरी अयाम में सबसे बड़ी कमाई सेटिस्फेक्शन है, इत्मीनान है, इत्मीनान कल्ब है। जो मैं कर सकता था मैंने किया। और सबसे बड़ी पनिशमेंट, सर मौत पनिशमेंट नहीं, उससे पहले का टाइम पनिशमेंट है। पनिशमेंट है रिग्रेट, दुख, पछतावा। मैं कर सकता था। सर जिनके लिए इकट्ठा किया, क्या किसी ने खूबसूरत बात की, जिनके लिए सारा इकट्ठा किया उनको काबिलियत ही ना दी, उन्होंने उजाड़ दिया औलाद। और काश काबिलियत देते, इकट्ठा कम करते, 2 प्लॉट ना बनाते, उनको वक्त देते, अपने पेशे के साथ मुखलिस होते, और अल्लाह हम पे मेहरबानी करता, वो काबिल कल को खुद बना लेते जो बनाना था। तो हम क्यों ना सही कमेटी डालें, वो है कंट्रीब्यूशन की कमेटी, सर्व करने की कमेटी। सर टीचिंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ पैशन, इट्स अ सर्विस। मेरी जिंदगी में बड़ी लुक्रेटिव सीट्स आती रही हैं, मैंने हमेशा सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि मुझे इश्क है टीचिंग से, पढ़ाने से इश्क है। मैं जिस दिन क्लास ना पढ़ाऊं मैं अधूरा महसूस करता हूँ। मुझे लगता है मैं अखाड़े में नहीं गया, जैसे पहलवान अखाड़े में नहीं जाता। मैं रोज एक क्लास लाजिम पढ़ाता हूँ, बेशुमार हाई पोस्ट पे मुख्तलिफ तरह से एडवाइजरीज में सर्व करने के बावजूद रोज एक क्लास पढ़ाता हूँ। क्लास बंदे को, मैं अपनी औकात में रहता हूँ,
याद रखता हूँ कि ये मेरी बेस लाइन है। मार्कर चौक पकड़ के खड़े होना, बात करना, सवाल लेना, सीखना, सिखाना, लर्न करना। बेस्ट ऑफ लक जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हैव अ शॉर्ट टाइम जी। मैंने इस क्लास के बाद, मैं माजरत खाऊं कि असल में मैंने कोई 11:30 पे टीवी पे चले जाना है, लाइव सिटी 42 का एक प्रोग्राम है मेरे पास। मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं ले सकूंगा आसिफ साहब, अगर आप। जी सर, थैंक यू। शाहिद मलिक उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है काफी देर से। शाहिद मलिक साहब, अगर आपको क्वेश्चन करना। जी, एनीवन एल्स? जाहिदा इकराम, जाहिदा इकराम साहब, काइंडली आप बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, जाहिदा इकराम बोल रही हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेनाला खुद से हूँ, मैं प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही हूँ। आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया और हमारे साथ शेयरिंग की। मैं क्वेश्चन तो नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ शेयर करना चाह रही हूँ जो आपने एक्सपीरियंस हमें अपना बताया है इरफानुल हक साहब के साथ। मुझे भी तजर्बा हुआ उनके पास जाने का, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ इश्यूज थे, और आप यकीन करें कि वो तो अल्लाह ताला ने हल कर दिए मेरे, मैं सेहतमंद होगी। लेकिन जो मैं वहां से सीख के आई उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे पता चला कि मैं पहले इंसान हूँ, बाद में प्रिंसिपल हूँ। और ये पता चला कि जब कोई आजमाइश आती है तो 1 मिनट में जिंदगी कैसे बदल जाती है। शायद कुछ आजमाइशें आती ही इसलिए कि वो हमें ये सिखाना चाहती होती हैं कि आपने जिंदगी को देखा कैसे था और जिंदगी असल में है क्या। मैंने वहां से मैनेजमेंट सीखी उनके डेरे से। मैं वहां बैठी ऑब्जर्व करती थी कि लोग इंतजार कर रहे हैं और मुतमिन कितने हैं, कितने इत्मीनान से इंतजार हो रहा है, कोई जल्दी में नहीं है, कोई पैनिक में नहीं है, कोई परेशान नहीं है। वहां एक तसल्ली की कैफियत है, और ये वो कैफियत है जो उनका एज ए आलम, एज ए हेड हमें नजर आता है। वहां की मैनेजमेंट हमें बताती है, उनको तो हम बाद में जाके अंदर मिलते हैं ना। बाहर का जो माहौल होता है वो हमें बता देता है कि अंदर कैसा शख्स बैठा है, क्या वो हमारी बात सुनेगा, क्या वहां से हमें कोई अपने मसले का हल मिलता है। और आप यकीन करें उसके बाद मुझे 11 साल हो गया, मैंने उनके तर्ज अमल को अपनाया और बहुत सारे मेरे मसाइल हल हो गए खुद ब खुद, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है जी। कोई क्वेश्चन एक कर लें, क्वेश्चन तबरक के लिए क्वेश्चन कर लें जी। जी, मसूद शरीफ साहब, मसूद शरीफ आप बात कर रहे हैं प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह जितनी गुफ्तगू की, तो इसमें आपसे किताब के मतलब रहनुमाई लेनी है कि जितनी बातें ये तो सारे हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं, तो एक अच्छे जदीद अंदाज में कोई सीरत नबी की कुतुब हो कि हमारी एक रूहानी गुज़ा भी मिल जाए और हमारी ये मसाइल भी हल हो जाएं, उसको रहनुमाई कर दें, या आप खुद माशाल्लाह प्रोड्यूस करते हैं, जैसा आप माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं। बड़ी नवाजिश। आसिफ साहब, मैं चाहूँगा कि ये लास्ट क्वेश्चन इसी को समझा जाए वक्त की किल्लत के बायस। और मसूद शरीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और बड़ा संजीदा सवाल है। अच्छा सर, मैंने सीरत की तकरीबन 11 किताबें पढ़ी हैं और सब किताबों ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है। उसमें बड़ी बड़ी कह लीजिए रिनाउंड बुक्स भी थी, और लेकिन जो किताब ऐसी किताब के बगैर नहीं रह सकती, किताब साल पहले मेरी उस किताब से भी ऐसी अकीदत और मोहब्बत बनी कि उसकी कई हज़ार कॉपियाँ मैंने बांटी। इवन मेरे दफ्तर कोई आता है तो मैं सीरत की वही किताब गिफ्ट उसे कर देता हूँ। उस किताब का नाम मामलाते रसूल है। मामलाते रसूल इंटरेस्टिंग है वैसे, ये भी आप सब ज़रा सोचिएगा, हम सब जो एक कबीले के लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग, कि अल्लाह ताला काम भी बाज़ औक़ात ना वो टिपिकल मौलवी से या आलिम दीन से बाज़ औक़ात नहीं लेता है, एक ऐसे बंदे से लेता है सोचा ही नहीं जा सकता कि इस बंदे ने ये काम किया। ये किताब जो है ये कंपाइल की मामलाते रसूल क़य्यूम निज़ामी साहब ने। और अगर आप क़य्यूम निज़ामी साहब से वाकिफ़ हों तो ये पीपल पार्टी के बड़े पुराने जाले हैं और मिनिस्ट्रीज़ में सर्व करते रहे, मिनिस्टर रहे, शायद एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, वफाक में भी रहे, प्रोविजनल भी रहे, पुराने पॉलिटिशियन हैं। और आजकल अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अपने ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम हैं, अल्लाह ताला उनको सलामती दे। एज उनकी कुछ 77 हो चुकी है। मेरे बड़े फादर फिगर हैं, मेरी बड़ी दोस्ती है उनके साथ। और जब ये किताब मैंने पढ़ी थी तो मैं बाकायदा फूल गुलदस्ता लेके, मिठाई लेके उनके घर गया, उनके हाथ चूमे मैंने कि मैंने ऐसी सीरत की किताब नहीं पढ़ी। इस किताब की खास बात यह है कि ये किताब एक्सट्रैक्ट इन्होंने हदीस की किताबों से की है, यानी इसको कमज़ोर हवालों से नहीं लिया। मसलन मिसाल लीजिएगा कि एक बड़ा मारूफ ज़ुबान ज़द आम वाक़या है, अल्लाह के रसूल जाया करते थे और एक बुढ़िया जो थी वो रास्ते में कूड़ा फेंक दिया करती थी। ये किसी सीरत की किताब में नहीं। और जब मैंने ये पढ़ी किताब बिलखसूस मामलाते रसूल,
तो मुझे बाकायदा उसमें पता लगा कि ये वाक़या है ही नहीं, ये गढ़ा गया वाक़या है और इसको क्रिएट किया गया है ऐसे ही ज़ुबान ज़द-ए-आम, इवन के कभी ये निसाब में शामिल रहा किसी को पता ही नहीं था। तो ये किताब एक तो सहल बड़ी है, आसान है, रेफरेंसेस बड़े क्लियर हैं, इसके ज़रिए आप उन रेफरेंसेस तक बड़े आसानी से जा सकते हैं। बहुत तवील नहीं है, कुछ 400-500 सफ़ों की किताब है और इसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। तरतीब बड़ी अच्छी है, आप इसको, ये पहली किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। द सेकंड बुक इज़ ये किताब एक नॉन मुस्लिम ने लिखी है और इस किताब को प्रिंट किया है, बड़ा पुराना इसका प्रिंटर जो था वो स्यारा डाइजेस्ट वाले थे। इसका नाम है सीरत नंबर। अगर आप स्यारा डाइजेस्ट वालों से रब्ता करें तो सीरत नंबर मिल जाएगा। ये कोई बड़ी अच्छी हालत में नहीं मिलेगा, रिसाले की शक्ल में मिल जाता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट वर्जल नाम है गालिबन इस राइटर का, कॉन्स्टेंट वर्जल, और ये बड़ी ही अच्छी किताब है। रोमानिया का गालिबन ये एम्बेसडर था और इसने ये किताब लिखी, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, बड़ी इल्मी मुहक्किकाना अंदाज, तहकीक वाला अंदाज है इस किताब का। तो ये दो किताबें हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा। तीसरी भी रिकमेंड कर दूं, वो तीसरी जो किताब है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहसियत माहिर नफ्सियात किताब है। ये सीरत की किताब तो नहीं है, लेकिन इसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला हुआ है 1989 में। सादिया गजाला नाम है राइटर का और इसे फैसल पब्लिशर्स ने प्रिंट किया हुआ है। रसूल करीम बाहसियत माहिर नफ्सियात, ये बड़ी अच्छी किताब है। इस किताब ने मुझे बड़े नए मौज़ूआत दिए, सोचने पे मजबूर किया कि दीन कैसे सिखाता है गिल्ट खत्म करना चाहिए। मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ। वक्त की किल्लत की मैं माजरत करता हूँ, मेरा दिल तो कर रहा है कि आप ये सारी नशिस्त एक तवील नशिस्त होती, लेकिन मेरा वादा है कि आपके साथ मेरा राब्ता रहेगा। आप कभी लाहौर आएँ तो मैं हाजिर हूँ। मेरा वादत रोड पे फाउंडेशन है, आप आ सकते हैं, गूगल से नंबर भी निकाल सकते हैं, टीम से रब्ता भी कर सकते हैं, प्रॉपर अपना तारुफ करवा देंगे कि मैं पढ़ा हूँ शाह साहब से, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कभी मैं आपके शहर में आता हूँ तो इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होता हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि किसी भी शहर में आऊँ कमिंग डेज में, बल्कि शायद मेरा सियालकोट चक्कर लगेगा जल्दी, क्योंकि बाहर का मेरा एक सेशन आ रहा है और शायद पुलिस का भी एक सेशन आ रहा है, तो मैं सियालकोट शायद ये सितंबर या अक्टूबर में चक्कर लगाऊंगा। तो मैं आपके शहर आता हूँ तो आपके कॉलेज ज़रूर हाजिर हूँगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके टीचर के साथ बातचीत हो। आप लाहौर आएँ तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखिएगा। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।